आपका जो हो PCSJ, देखिए अभी करीब 3-4 साल बाद आई। अब मैं चाहता हूं कि ये पूरे शिद्दत के साथ आपने सब तैयार करो जो है। देखिए आपने क्या करना, आप अपनी तैयारी करिए। आप जो है रिजल्ट क्या होना है क्या नहीं है उसे छोड़ दीजिए। आप जो है देखिए कोई तैयारी के दो ही परिणाम होंगे, या तो सफलता या असफलता। अरे जब आप काम कर रहे हो, मेहनत अच्छी कर रहे हो, तो फिर उसके बारे में सोचना बेकार है। देखिए आप जो है तो इसलिए मतलब जो है आप जो है अपने पूरे कार्य के लिए जुट जाओ सिद्धि। अब देखिए जो है मैं तो काफी मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों के साथ मेहनत भी करा रहा हूं। आज जो पेपर हमारा है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसके बारे में डिस्कस करता हूं। देखिए परिचय भी करा रहा हूं। अच्छा ध्यान दीजिए, आप जो है ध्यान से चेक करना आप लोगों को जो है, क्यों आप क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं आप जो है। चलिए मैं जो है आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ता हूं। देखिए जो है क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 उद्देश्य उद्देशिका के अनुसार ए साक्ष्य विधि की परिभाषित और संशोधित करना, साक्ष्य विधि के समेकन परिभाषा संशोधित करना, साक्ष्य के विधि का प्रकटन परिभाषा समेकन, साक्ष्य की विधि का प्रकटन समेकन परिभाषा और संशोधन करना। अब ये हमें जो है इसका उद्देश्य बताना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देशिका के अनुसार, यानी प्रीएम्बल के अनुसार जो है। देखिए इसमें हम बात करते हैं, देखिए इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा साक्ष्य विधि का समेकन परिभाषा और संशोधित करना। मतलब देखिए आप जो है बी आंसर बनेगा, इसका आंसर बनेगा बी। देखिए आप अब बी में देखिए आप जो अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उद्देशिका के अनुसार साक्ष्य विधियों का समेकन परिभाषा और संशोधन करना होता है, यदि किसी बिंदु पर या क्या कोई बिंदु स्पष्ट प्रावधान है तो समझिए न्यायालय उसे मानने के लिए बाध्य है। परंतु यदि कोई स्पष्ट प्रावधान किसी बिंदु पर नहीं है तो न्यायालय वहां पर एंग्लो विधि या किसी देश अन्य देश की विधियों से मार्गदर्शन ले सकता है। मतलब देखिए हमारा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका आंसर बनेगा हमारा बी, साक्ष्य विधि के समेकन परिभाषा और संशोधन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। अब देखिए लागू कहां होता है, ए केवल सिविल कार्रवाई में, बी केवल आपराधिक कार्रवाई में, सी केवल मतलब सिविल और आपराधिक दोनों कार्रवाई में, उपरोक्त में कोई नहीं। देखिए सबसे पहले तो कोई बड़े बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, कई बार ऐसे हैं मैंने देखे कि आप बहुत सारे गलत करते हैं, पिछले बैच में अब भी देखे मतलब जो है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डाल रहा हूं उनको जो है कि आपको गलतियां वहां ना हो। देखिए कहीं भी किसी भी एग्जाम में 3 तरह क्वेश्चन में बताया है, सिंपल, इंटेलिजेंस बेस्ड, यूनिक बेस्ड। अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार बहुत जगह सिंपल क्वेश्चन ही गलत कर देते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो ये समझिए सिलेक्शन से कई बार बाहर हो जाते हैं। अब इसमें देखिए इसका आंसर बनेगा आपका सिविल आपराधिक दोनों कार्रवाई में, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो लागू होता है वो सिविल आपराधिक दोनों कार्रवाई में होता है। इसका आंसर बनेगा हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा, जहां कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की अवधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्यों को साबित मानेगा यदि जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता। साबित माने यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता, या उसके सबूत की मांग करेगा। साबित मानेगा, बी साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। अब देखिए इसमें देखिए हमारा जो है, अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 को देखते हैं, धारा 4 में देखिए हमारा देखिए जो है ये समझिएगा आपका साबित मानेगा यदि जब तक कि वह न साबित नहीं किया गया है। इसका आंसर बनेगा हमारा ए। मतलब समझिएगा आप देखिए जो है, अगर आप जो मान लीजिए है धारा 4 की बात करते हैं, न्यायालय किसी भी तथ्य की अवधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्यों को साबित मानेगा और यदि जब तक कि वह ना साबित नहीं किया जाता है। समझिए आप जो है, मतलब इसका आंसर बनेगा हमारा ए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पक्षद्रोही साक्ष्य वह है जो, यानी अब पक्षद्रोही देखना है। सबसे पहले तो पक्षद्रोही की बात करते हैं हम जो है। अब इसमें देखिए आप जो है पक्षद्रोही है क्या, सीधी बात देखिए। पक्षद्रोही वह है जो भी मतलब है किसी साक्षी को अपनी तरफ से बुलाता है और वो उनके ही विरुद्ध गवाह देना शुरू करता है, तो वो पक्षद्रोही होता है। साधारण भाषा में देखो ये है। इसे देखिए आप जो है यहां पर सत्य नहीं बताता है, विरोधी पक्षकार के विरुद्ध कथन करता है, उसके पक्षकार के विरुद्ध कथन करता है जिसने साक्ष्य के रूप में बुलाया है, सत्य बताने का इच्छुक नहीं है और उसके विरुद्ध कथन करता है जिसने उसे अपने पक्ष के साक्षी के रूप में बुलाया है। देखिए लग तो सारे सेम से रहे, पर इसका जो बेस्ट आंसर बनेगा वो बन रहा है आपका जो है, ये बनेगा डी, यानी इसका डी आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है। देखिए मतलब जो है डिस्कस बना, अगर मान लो मैं इधर उधर की बात करूंगा तो इसमें देखिए फिर आपका टाइम भी वेस्ट होगा, तो इसलिए हम फटाफट चेक कर लेते हैं, बाकी फिर आगे डिस्कस करते रहेंगे। साक्षी को स्मृति ताजा करने का अधिकार किस प्रावधान के अंतर्गत प्रदान किया गया है? अब देखिए यहां पर जो है धारा 145, धारा 159, धारा 149, धारा 157। देखिए इसमें पता है 159 में स्मृति ताजा करने की बात हो रही है। स्मृति ताजा क्या है? अगर हम 159 के अनुसार साक्षी की स्मृति ताजा करने के लिए अधिकार प्रदान किया गया है। अब इसमें देखिए मान ले कोई भी, मान लिए कोई लिखित तथ्य साक्षी को जब दिखाया जाता है, उसके सामने तैयार किया गया है, तो उसको ही हम जो है ये मतलब जो है इस साक्षी की स्मृति ताजी करना कहलाता है। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। देखिए प्रतिवादी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा को कहा जाता है, यानी प्रतिवादी द्वारा परीक्षा को कहा जाता है। देखिए आप जो है इसमें देखिए आपका आंसर बनेगा, ये बनेगा आपका प्रतिपरीक्षा। प्रतिपरीक्षा पहली बात तो होता क्या है, सीधी बात देखिए आप जो है, यानी इसका जो प्रतिपरीक्षा का जो उद्देश्य है गवाह की विश्वसनीयता की जांच करके सत्य का पता लगाना है। मतलब जो है गवाह की विश्वसनीयता को मतलब जो है जांच करके सत्य का पता लगाना है, जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 पैरा 2 को देख सकते हैं, इसमें प्रावधान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, इसका आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यह है प्रतिपरीक्षा का सबसे प्रभावी साधन क्या है? अब देखिए प्रतिपरीक्षा का सबसे बड़ा प्रभावी साधन यह है सत्य का पता लगाने का, तथ्यों की सुसंगत निर्धारित करने का, न्यायाधीश के दृष्टिकोण जानने का, साक्ष्य को मूल्यवान बनाने का। देखिए सीधी सी बात है सत्य का पता लगाना, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं, तो यही आपका आंसर ए बन जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, इसका मिलान करना आपको जो है, देखिए मिलान करने वाले क्वेश्चन थोड़ा सा आज मैंने कम दिए हैं, क्योंकि पहला क्लास में ज्यादा देता था मैं जो है, तो इसको थोड़ा देखिए आप जो है मिलान करने में। देखिए आप जो है ये बनेगा आपका, देखिए ए का बनेगा 159 है पक्षद्रोही, जैसे पिछली में बात हो रही है। अब देखिए आप जो है ए का बनेगा, यानी कि सॉरी ये नहीं बनेगा, वन 159 का जो बनेगा वो बनेगा हमारा स्मृति तेज करना, जैसे हमारी बात है हमारी ये है। अब दूसरा देखिए 154 देखिए हमारा बनेगा, ये बनेगा हमारा पक्षद्रोही की बात करते हैं। और देखिए हमारा जो है 60 बनता है हमारा मौखिक साक्ष्य के रूप में। 141 जो है ये हमारा सूचक प्रश्न की बात करते हैं। इसका आंसर हमारा देखिए मैं पहले बताया, देखो इसे करना कैसे आपको जो है मैंने पहले कहा था ए बी सी और डी ये लिखना है। अगर हम ए की बात करते हैं तो वो हमारा 3, और बी की बात करते हैं वो हमारा है 4 और 2 1, यानी देखिए हमारा 3 4 2 1 किससे मिलान कर रहा है, वो कर रहा है डी से। मतलब जो है हमारा आंसर बन गया, हमारा डी आंसर हमारा बन गया है। देखिए ठीक है, देखिए आगे देखिए हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, सामान्य नियम यह है कि साक्षी का मत या विश्वास सुसंगत नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इस नियम का कतिपय अपवाद अधिक कथित किए गए हैं,
ये अपवाद निम्नलिखित धाराओं में है। अब देखिए आपको जो है किन धाराओं में, देखिए आप जो है ये है, अगर हम बात करते देखिए ये है, इसके जो है ये बनेगा हमारा 45 से 51 जो है, यानी 51 में जो है। अब 45 से 51 में क्या है, देखिए जो है इसमें क्या है, अन्य व्यक्तियों की राय में कब सुसंगत होगी, यानी कि राय के बारे में बात करते हैं हम जो है। अगर हम देखें इसको जो है, ये वर्णित है हमारा जो है आर्टिकल 45 से 51 में जो है, इसका आंसर बनेगा डी। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं हम जो है, वो है देखिए हमारा क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं पर एक अग्र निर्णय है। मतलब अग्र निर्णय देखिए मतलब जो है, अगर हम बात करते हैं इसमें देखिए आप जो है, ये है अनुच्छेद सेक्शन 32 पे बात करते हैं हम जो है। अगर हम 32 पे बात करते हैं, 32 एक जो है निर्णय है, ठीक है। इस वाद में कहा गया है कि इशारों द्वारा किया गया कथन मौलिक साक्ष्य होगा। मतलब धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में जो है ये पर यह निर्णय है, इसमें क्या कहा गया है कि इशारों द्वारा किया गया कथन मौलिक साक्ष्य होगा। इसका मतलब देखिए हमारा आंसर बी आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखिए हमारा निम्नलिखित में से साक्ष्य के रूप में कौन सा ग्राह्य नहीं है। अब देखिए मतलब यह मृत्युकालिक कथन, विशेषज्ञों की राय, विदेशी निर्णय, पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संसद करती है। देखिए सीधी सी बात है, वैसे तो देखो जो आप, बड़ा सिंपल सही है क्वेश्चन लग रहा आपका जो है भाई। अगर हम बात करते हैं देखिए आप जो है मृत्युकालिक कथन भी क्लियर है, सीधी बात है, वो तो एविडेंस के रूप में कंसिडर किया जा रहा है आपका जो है। विशेषज्ञों की राय का पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करा, देखिए देखो बहुत सारी चीजें आपके इस क्वेश्चन में ही पता लग रही हैं। देखिए आप अगर हम बात करते हैं विदेशी निर्णय की बात करते हैं, ये भी कहने हो रहा है। अब इसमें हमारा डी देखिए, डी में क्या है हमारा, जब भी देखिए आप जो है हम पुलिस के सामने कोई भी कन्फेस करते हैं तो उसे एविडेंस के रूप में नहीं लिया जाता है। अगर हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25, तो 25 क्या बताती है कि किसी पुलिस अधिकारी से की गई संस्कृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। मतलब देखिए बाकी तो उसको 25 को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, यह आंसर बनेगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा मोहम्मद शरीफ बनाम वंदे अब्दुल अली का वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में अग्र निर्णय है। अगर हम बात करें अग्र निर्णय बात करते हैं तो यह हमारा धारा 107 से 108, यानी कि इसका हमारा बी आंसर बन जाता है। देखिए आप जो है अगर हम बात करते हैं मतलब जो है 108 में इस वाद में जो निर्णय दिया था वो निर्णय दिया था न्यायाधीश मतलब जो है रिचर्ड सीजे ने दिया था निर्णय, यानी मतलब देखिए जो है 107 से 108 के इस वाद को निर्णित किया गया था रिचर्ड सीजे निर्णय ने। जब देखा है अब ये निर्णित किया था मतलब देखा है, अब बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछ के कब पूछ देता है न्यायाधीश ने निर्णय दिया था, तो मैं बता रहा हूं आपको, इसे देखिए आप जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विधिक रूप से सही है। अब ये विधिक रूप से हमें सही बताना है, इसके अंतर्गत देखिए आप जो है एक पागल व्यक्ति सक्षम गवाह नहीं हो सकता। बी एक साक्षी जो बोलने में असमर्थ है साक्ष्य नहीं दे सकता। किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी है। सभी सिविल कार्रवाइयों में बाद के पक्षकार सक्षम साक्षी नहीं है। देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा जैसे है वो बनेगा सी। अब देखिए हम बात करते हैं मतलब जो है इसके, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं एक धारा मतलब जो है 120 की बात करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 120, वो क्या करती है सभी सिविल और दंडिक कार्रवाई के वाद के पक्षकार और किसी वाद के किसी भी पक्षकार के पति पत्नी दोनों सक्षम साक्षी होंगे। देखिए वैसे तो थोड़ा डिटेल देख लीजिए, धारा 120 की बात कर रहे हैं हम जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा हमारा, इसका बना हमारा सी। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है दस्तावेज के अंतर वस्तु सिद्ध की जा सकती है। अब दस्तावेज की अंतर वस्तु देखिए आप जो है इसमें देखिए अपना जो है प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीय साक्ष्य,
या तो प्राथमिक या द्वितीय साक्ष्य द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए मतलब जो है दस्तावेज के अंतर वस्तु को मतलब जो है या तो प्राथमिक साक्ष्य की बात करते हैं या द्वितीय साक्ष्य से हम मतलब जो है सिद्ध की जा सकती है। अब हम देखिए यहां पर देखिए अगर बात करते हैं जिसके जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 में प्रावधान किया गया है कि इसके अनुसार जो है दस्तावेज के अंतर वस्तु सिद्ध की जा सकती है या तो प्राथमिक साक्ष्य या द्वितीय साक्ष्य। आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, मृत्युकालिक कथन पर पागला नारायण स्वामी बनाम सम्राट या किंग का अग्र निर्णय निम्नलिखित न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत बार आता है और मतलब है वैसे बस ठीक भी होता है, देखो रिपीट पता है बहुत बार रिपीट होता है। अगर आप किसी को देखेंगे हर 2-3 साल में रिपीट हो जाता है। देखिए आप जो है अब नेक्स्ट का आंसर जो बनेगा हमारा, देखिए आप जो है वो प्रिवी काउंसिल ने निर्णीत किया था इसमें जो है। अब प्रिवी काउंसिल की बात कर रहे हैं हम, देखिए आप जो है इसमें जो है अब इसके धारा मृत्युकालिक कथन का संबंध है। देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 सब कोलम 1, इस में जो है इस निर्णय में जो है न्यायिक बोर्ड का जो निर्णय जो है वो लॉर्ड एटकिन ने सुनाया था। यानी इसमें ध्यान देखिए अगर पकड़ना रहा तो लॉर्ड एटकिन मतलब जो है ध्यान देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है विबंध का सिद्धांत लागू होता है। विबंध देखिए आप जो है, अब विबंध का मतलब देखिए आप जो है ए आपराधिक कार्रवाइयों पे, बी आपराधिक एवं दीवानी सिविल दोनों कार्रवाई में, दीवानी सिविल कार्रवाई में, डी उपरोक्त में से। देखिए इसका जो विबंध जो होता है वो बी मतलब जो है आपराधिक एवं दीवानी कार्रवाई दोनों में लागू होता है। अब इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं मतलब जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यह नहीं बताया गया है कि विबंध का सिद्धांत किन कार्रवाई में लागू होता है। समझ ध्यान दीजिए इसको आप जो है, अब जो है इसका आंसर बनेगा हमारा बी। नेक्स्ट देखिए हमारा, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि सह अभियुक्त संस्वीकृति बहुत कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और इस प्रकार की संस्वीकृति मात्र दोष सिद्ध के आधार पर नहीं बन सकती है। अब देखिए यहां पर देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी जो है ये जो दिया गया था मतलब देखिए ये कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश का बात रहे इसमें जो है। अब इसमें देखिए मतलब जो है इसमें क्या बात है, सह अभियुक्त की संस्वीकृति या कन्फेक्स बहुत कमजोर प्रकार का साक्ष्य है। इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को मौत या उम्र कैद की सजा नहीं दी जा सकती है। इस केस में ये संबंधित है। देखिए आप जो है ये देखिए हमारा इसका आंसर बनेगा हमारा सी मतलब जो है ये सी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है, मृत्यु कारित करने के आशय से लाठी से मारकर, देखिए ध्यान दिए, बै की हत्या के आरोप में ए का विचरण हो रहा है। इस विचरण में निम्नलिखित विवादक तथ्य है। अब देखिए इसमें जो है विवादक तथ्य इसमें देखिए आप जो है यह है कि ए ने बै को लाठी मारा, बिल्कुल सही है। यह है कि ए ने इस पिटाई से बै की मृत्यु कारित हुई, ये भी ठीक है। यह है कि ए ने बै की मृत्यु कारित करने के आशय से बै की पिटाई की। देखिए अगर हम इसमें विचरण के मामले में जो है सारे वह तथ्य जो है इसमें सारे के सारे बनने हैं। इसका आंसर हमारा बी है। देखिए मतलब जो है अब इसका देखिए मतलब जो है ये बनेगा हमारा, अगर हम बात करते हैं इसकी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंदर प्रावधान है, 3 के अंदर देख लीजिए आप जो है इसका आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, बै को चाकू मारने का ए पर अभियोग है, यानी बै को चाकू मारने का ए पर अभियोग है। उपरोक्त अपराध के लिए ए के विचारण में निम्नलिखित तथ्यों का साक्ष्य सुसंगत नहीं होगा। देखिए इसमें आप हम आंसर दिएंगे और इसमें नहीं पूछ रहा है। अब हम बात करते हैं यह कि कुछ दिन पूर्व ए ने एक चाकू खरीदा था, देखिए ये बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए यह कि घटना के 2 दिन बाद ए ने अपने घर के पास मिट्टी के नीचे एक चाकू छिपाने का प्रयास करते हुए देखा गया। यह कि ए स्थान पर जाना आज माना बुरे चरित्र का व्यक्ति है।
यह घटना की तुरंत बाद में फरार हो गया। देखिए अगर हम इसमें बात करते हैं इसके लिए विचारणा के लिए सुसंगत साक्ष्य नहीं हैगा, ये बनेगा हमारा बी। क्यों? जब घटना घटी उसके 2 दिन बाद देखा था उसका कोई वो नहीं बनता है। अगर हम बात करते हैं यह कि मतलब देखिए आप जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर मतलब जो है यह कि कुछ दिन पूर्व ए ने एक चाकू खरीदा। देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा ये 8 से संबंधित है। उसके बाद देखिए हमारा यह कि ए ने स्थान पर जाना बुरे मानव चरित्र का था, ये देखिए हमारा ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 14 संबंधित है। और देखिए हमारा जो है ये घटना तुरंत बाद फरार हो गया। फरार होने का मतलब 18 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 18 साक्ष्य धारा के अंतर्गत बात हो रही है। इसका आंसर हमारा बी आंसर बनेगा, ये बनेगा। देखिए आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, सूचक प्रश्न वह होता है। अब सूचक प्रश्न देखिए हमारा, अगर हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा की मतलब जो है सेक्शन, ये बनेगा हमारा 143 में देखिए क्या है हमारा, देखिए आप जो है जो ऐसे उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, उसे कहते हैं सूचक प्रश्न। मतलब जो है अगर हम बात करते हैं धारा 143 क्या कहता है, जो ऐसे उत्तर को सुझाता है बताता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाता है या चाहता है, वह पाने का आशा करता है, तो वो हम सूचक प्रश्न कहते हैं। इसका आंसर हमारा बी आ गया। देखिए मैं इसलिए थोड़े से छोटे इसको ऐसे दे रहा क्योंकि ये गलतियां करते बड़ी भारी पड़ जाती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दिए आप जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, ए कानपुर में एक व्यापारी है, ब कलकत्ते में एक व्यापारी है, जिसने ए को पत्र संबोधित किए हैं तथा उसके द्वारा लिखे हुए तत्परता होने वाले पत्र प्राप्त किए गए हैं। स ब के लिपिक है, जिसका कर्तव्य ब के पत्र व्यवहार को देखना और फाइल करना है। ब का दलाल द है, जिसके समक्ष ए द्वारा लिखे गए तत्परता होने वाले पत्रों को उनके बारे में सलाह करने के लिए ब बराबर रखता है। ए को हस्तलेख सिद्ध करने के लिए देखिए इसमें जो है ब की राय सुसंगत है, इसमें देखिए आप जो है स की राय सुसंगत है, द की राय सुसंगत है, ब स द सभी की राय सुसंगत है। देखिए इसका आंसर बनेगा डी, इन सब की राय सुसंगत है, ये हमारा आंसर बनेगा डी इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सूत्र लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि है पर आधारित है। देखिए हम बात करते हैं इसके मतलब जो है ये धारा 123 की बात करते हैं। अब देखिए धारा 123 है क्या, राज्यों के कार्यकलाप के बारे में साक्ष्य प्रावधान करती है। मतलब धारा 123 जो है राज्यों के कार्यकलाप के बारे में प्रावधान करती है, ये हमारा 123 संबंधित है। इसका आंसर हमारा बन गया, यानी लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि है, इससे रिलेटेड है। इसका आंसर हमारा बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए साक्ष्यों की संख्या होनी चाहिए। यानी हमें जो है इसमें जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई ये प्रावधान नहीं किया है कि मतलब किसी भी मतलब जो है साक्ष्यों की संख्या मतलब जो है तथ्य को सिद्ध करने के लिए साक्ष्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। देखिए इसमें कोई निश्चित संख्या अपेक्षित नहीं है, ये बनेगा हमारा डी आंसर बनेगा। देखिए इसमें जो है अब इसमें देखिए ये जो है प्रावधान जो है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है इसमें मिलान करना, देखिए आप जो है मिलान का देखिए हमारा जो है मैंने पहले भी कहा था, पहले इसको ए बी सी डी लिख लीजिए आप जो है ए बी सी और डी। देखिए अगर हम बात करते हैं धारा 60 जो है वो मौखिक साक्ष्य से संबंधित है, ठीक है, और धारा 141 मतलब जो है ये हमारा सूचक प्रश्न की बात कर रहा है। 154 जो बात कर रहा है हमारा जो है वो कर रहा है हमारा पक्ष द्रोही साक्षी की बात कर रहा है, और स्मृति ताजा 159 की बात कर रहा है। अगर हम बात करते हैं इसमें जो है ये हमारा बनेगा यानी कि 4 1 2 3 4 1 2 3 यानी हमारा ए आंसर बन गया हमारा। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, वचनात्मक विबंध के सिद्धांत का मूल पाया जाता है। अब देखिए वचनात्मक सिद्धांत, इसमें देखिए ए, संविदा विधि में प्रतिफल के नियम का अपवाद के रूप में, संविदा विधि में भविष्य लक्ष्य प्रतिफल के नियम के रूप में, संविदा विधि में भूत लक्ष्य प्रतिफल के नियम के रूप में, उपरोक्त कोई नहीं। देखिए ये मैंने जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट का डाल दिया, दिवा देगी। फिर भी इसका आंसर देखिए ए आंसर बनेगा, इसे संबंध नहीं है, ए आंसर है। चलिए देख